तो चलिए एक बार फिर अच्छी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे कि भारत के मिशन मून के लिए आज का जो बेहद अहम होने वाला दिन था वो सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। अब से बस थोड़ी ही देर बाद लैंडर मॉड्यूल को चांद की निचली कक्षा में पहुंचाया जाएगा। आप जानते ही हैं कि डीबूस्टिंग का जो पहला चरण था उसको पूरा कर लिया गया है सफलतापूर्वक। इसरो ने ट्वीट कर ये बड़ी जानकारी दी है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, साइंटिस्ट मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ डॉक्टर आरसी कपूर एस्ट्रो साइंटिस्ट वो मौजूद है, सचिन भांबा जी मेरे साथ स्पेस एस्ट्रोनॉमर है वो मेरे साथ मौजूद है, और प्रणय मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। तो चंद्रयान 3 पर जो बड़ी खबर है वो इस समय की हमने आपको बता दी है कि डीबूस्टिंग का जो पहला चरण था उसको सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। लैंडर विक्रम की डीबूस्टिंग थी, लैंडर की गति को धीमा किया गया और अब वो निचली ऑर्बिट की तरफ, यानी जिसको कहा जाता है कि ऑर्बिट करेक्शन, उस प्रोसेस की ओर वो पूरा जो मून मिशन है वो आगे बढ़ रहा है। मैं रुक करना चाहूंगी सचिन भांबा जी आपका, और मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। और सवाल मेरा ये है कि देखिए चंद्रयान 3 की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन उधर लूना 25 भी लैंड करने के लिए एकदम तैयार है, और भारत का ये मिशन और रूस का ये मिशन सब दक्षिणी ध्रुव को ही टारगेट कर रहे हैं चांद के। उधर जापान ने भी कह दिया है कि साहब वो भी अब मून मिशन शुरू कर रहा है। तो अचानक ये मून मिशन में जो तेजी देखने को आई है इसकी क्या वजह मैं मानूं? देखिए, मून का जो साउथ पोल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब चांद, पृथ्वी और यूनिवर्स की फॉर्मेशन हो रही थी तो ये माना जाता है कि उस वक्त जो मटेरियल था वो आज भी मून के इस सरफेस के ऊपर हमारे पास सेफ है। इसकी जो एक तरह से हम समझे पहाड़ों और घाटियों की जो ऊंचाई है वो इतनी डिफरेंट है कि घाटी के अंदर हमें पानी, बिल्कुल सॉलिडिफाइड वाटर विद ओरिजिनल मटेरियल जो फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स है वो मिलता है, और इसकी जो चोटियां हैं उसके ऊपर हमें कॉन्टिन्यूसली लाइट मिलती है। केवल पूरे साल में केवल 5% समय हमें वहां लाइट नहीं मिलती। तो हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास पानी है, और सबसे इंटरेस्टिंग कि वहां पे ऑक्सीजन है। तो हर आदमी वहां पे, हर देश वहां पे जाकर के अपनी एक आउटपोस्ट बनाना चाहता है, और रशिया तो खासकर पहले तो ये प्रूव करना चाहता है कि हमारे मून के ऊपर कोई भी सॉफ्ट लैंडिंग, साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश जो है वो रशिया रहा। मैं आपको याद दिला दूं कि रशिया एक्चुअली सारे विश्व से जीता हुआ था। उसको कभी भी ये प्रेशर नहीं था कि स्पेस की किसी रेस में उसने आगे जाना है, लेकिन भारत ने सडनली डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं, और पिछले 3 सालों से वहां पे हम जानते हैं कि वो एक वॉर की सिचुएशन में है, और यूरोप ने उसके साथ काफी टाइज तोड़ दी। तो रशिया के लिए एक बहुत ही मूड को चेंज करने का, अपनी स्पेस में अपनी वर्चस्व दिखाने का ये मौका आया। और आप देखें कि हमने उनसे पहले अपना मिशन लॉन्च किया था, लेकिन हम बड़े अच्छे तरीके से अपना मिशन प्लान करते हैं और सब चीजों को बचा के चलते हैं, लेकिन रशिया ने खूब सारा फ्यूल फूका और हमसे पहले जाकर के वहां पहुंच गया है, और हमसे पहले लैंड करके ये दिखाना चाहता है कि वो आज भी स्पेस रेस में किसी से पीछे नहीं है। भारत तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री कई बार साफ कर चुके हैं, और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नहीं, पहले पुराने प्रधानमंत्री भी ये साफ कर चुके हैं कि भारत अपनी रेस अपने से ही करता है। आज अच्छा है, कल उससे बेहतर करना है, और ये इसी तरीके से हमारे इसरो का जो जितने भी मिशन है वो आगे बढ़ते हैं। मैं प्रणय आपका रुख करना चाहूंगी। प्रणय, लगातार 14 जुलाई से आप इस पूरे मिशन पर नजर बनाए हुए हैं, और आपके पास बेहद साइंटिफिक जानकारी भी मौजूद है। मैं जानती हूं लूना 25 और चंद्रयान 3 को अगर मैं आसान शब्दों में कंपेयर करूं, देखिए मेरे दर्शकों के हिसाब से आसान शब्दों में आप बताइए कि क्या फर्क है। और जैसा कि सचिन भांबा साहब ने भी बताया कि भाई दक्षिणी ध्रुव की क्या अहमियत है, और इसीलिए हर देश जो है अब वहां पर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहता है। देखिए, अगर आप चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है। यानी चंद्रयान 3 वहां जाएगा, विक्रम लैंडर जब लैंड करेगा उसमें से प्रज्ञान रोवर निकलेगा, वो कई टेस्ट वहां पर करेगा, चाहे वो मिनरल कंपोजिशन का हो, चाहे जो आइसोटोपिक कंपोजिशन है चंद्रमा का उसका टेस्ट हो, और इसके अलावा जो वहां के जो सैंपल्स हैं उनका एनालिसिस करके वो धरती पर भेजेगा, इसरो को भेजेगा। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट इस चीज को लेकर भी है कि यदि भविष्य में चांद का कॉलोनाइजेशन किया जाना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसी तरीके से जो लूना 25 जो रशिया का मिशन है, तो आप देखिए लूना 25 यानी चंद्रमा के लिए ये रूस का सोवियत संघ के जमाने से, जब 1959 में पहला मिशन उन्होंने लॉन्च किया था लूना 1, उसके बाद से ये 25वां मिशन है। बहुत सारे मिशन इस बीच में भी हो चुके हैं, और उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर चंद्रमा के कंपोजिशन के साथ साथ जो कुछ उनके जो एस्पेक्ट्स हैं
जिनके बारे में जो सोवियत संघ के अपने या सोवियत संघ के समय से आ रहे हैं रशिया के जो अपने टेस्ट हैं उन्हें कंप्लीट करना है। उसके अंदर अगर आप स्पेस देखें, स्पेस एक ग्लोबल कॉमन है, बहुत सारी जानकारियां ये एजेंसीज आपस में भी, चाहे भारत का इसरो हो या रूस का रोसकॉस्मोस हो, वो आपस में शेयर करते हैं, नासा भी आपस में शेयर करता है। और इस तरीके से जो जानकारियां जुटाई जाती हैं वो भी एक्सक्लूसिव नहीं होती है, ये जानकारियां एक्सक्लूसिव लाई जरूर जाती हैं, लेकिन ये एजेंसीज आपस में शेयर करते हैं, विज्ञान में एक दूसरे से सीखकर आगे बढ़ा जाता है। तो जाहिर तौर पर लूना 25 की जो बहुत सारी जानकारियां होंगी जो कि उस मिशन से जुड़ी हुई हैं, जिसके अंदर चंद्रमा के कंपोजिशन, उसकी जो टोपोग्राफी है, उसके एनालिसिस से लेकर इंपैक्ट तक, जिस तरीके से सचिन भामा जी कह रहे थे, एक तरीके से चांद वो लाइब्रेरी है जहां पर जाकर आप ये पता कर सकते हैं कि आखिर धरती का इवोल्यूशन हुआ कैसे, क्योंकि चंद्रमा के बारे में है कि ये धरती से एक बड़े इंपैक्ट के बाद अलग हुआ, यानी ये कुछ का हिस्सा है, कुछ जिस से जिस चीज से वो टकराई थी धरती, प्रोटोटाइप जो उस समय का था प्री अर्थ इरा के अंदर, उसका कुछ हिस्सा है। और साथ में वहां जो स्टोरेज है, चाहे पानी का कंपोजिशन हो, चाहे वहां का जो दूसरे मिनरल्स हैं उनका पता लगाना हो, और भविष्य का कोलोनाइजेशन के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि भविष्य में चांद से हम जो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसको लॉन्च कर सके, क्योंकि चांद का जिस तरीके से चांद की ग्रेविटी कम होती है, वहां से स्पेसशिप लॉन्च करना ज्यादा आसान है। बिल्कुल ठीक है प्रणय, आप बने रहिए। मैं कपूर साहब आपका रुख करना चाहूंगी, और ये मेरे मन में सवाल है, और ये सवाल ये है कि ये जब रोवर प्रज्ञान जो है जब वो लैंड कर जाएगा सफलतापूर्वक, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है और सब तमाम देशवासी यही दुआ कर रहे हैं, उसके बाद ये मिशन जो है वो 14 दिनों तक चलेगा। लेकिन जो बाकी के देश हैं, हम रूस की भी अगर बात कर रहे हैं, लूना 25 लैंड कर चुका है जैसी जानकारी आप लोग दे रहे हैं, तो वो 1 साल तक चलेगा। क्या वजह है कि भारत सिर्फ 14 दिन के लिए इस मिशन को चला रहा है? क्या कोई ऐसे जिसे कहा जाए कि कोई ऐसी कमजोरियां हमारी हैं, जिस कमजोरी क्या एक्चुअली गलत शब्द होगा, लेकिन क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, पहली बात यह है कि जो प्रज्ञान और लैंडर के जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सोलर एनर्जी है, उनके ऊपर सोलर पैनल्स हैं। जाहिर है कि ये उसी समय वहां पहुंच सकते हैं जब वहां पर सूर्य चढ़ा हुआ हो। दूसरी बात यह है कि ल्यूना को एक एडवांटेज है, उसके पास आरटीजी है जो कि रेडियो आइसोटोपिक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, यानी प्लूटोनियम के डिके से जो गर्मी पैदा होती है उसको बिजली में कन्वर्ट करते हैं। इसकी वजह से उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स साल भर काम कर सकते हैं या शायद उससे भी ज्यादा काम कर पाएं। वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले मुझे पता चला कि इसरो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर आरटीजी के डेवलपमेंट के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, उनके आपस में जो है संपर्क चल रहा है। तो शायद अगले मिशंस में चंद्रयान 4 जो जब जाएगा तो आरटीजी से युक्त होगा, जो कि जाक्सा यानी कि जापान की स्पेस एजेंसी के साथ हमारा सहयोगी मिशन है। तो एक ये बात है। दूसरी, ल्यूना 25 को एक एडवांटेज है, उनका जो लैंडिंग का जो लॉन्गिट्यूड है वो करीब 11 डिग्री ईस्ट की तरफ है हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर के लैंडिंग के स्थान से। तो उसको करीब 22 घंटे की सूर्य के हिसाब से जो है एडवांटेज मिल रही है। तो एक दिन पहले जो है सूर्य की जो है एप्रोप्रिएट एलिवेशन या जो आकाश में जो कोण है, ऊंचाई, वो उनको मिल रही है। तो इसलिए जो है वो एक दिन पहले, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो हमसे पहले लैंड करके एक्टिव हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। सचिन भामा जी, जैसा कि अभी सर ने बताया, कपूर साहब ने, कि भाई उनके पास आरटीजी है और इसीलिए उनका मिशन लंबा चल सकता है। भारत भी लगा हुआ है आरटीजी बनाने में। लेकिन अगर मैं चंद्रयान 2 से इस चंद्रयान 3 को कंपेयर करूं, बिल्कुल एक लेमैन की तरह कि मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन ये मैं जानती हूं कि वो असफल रहा था और अब इसमें हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या चेंजेस ऐसे किए गए हैं जिससे हम ये आश्वस्त हैं कि ये मिशन हमारा श्योर शॉट सक्सेस की ओर बढ़ रहा है और सक्सेसफुल होगी लैंडिंग? देखिए, विज्ञान में कुछ भी सफल असफल नहीं होता, और चंद्रयान 2 तो बहुत ही अच्छा सफल रहा, क्योंकि ऑर्बिटर स्टेज तक हम बहुत बढ़िया गए, और लैंडर हमारा जो था स्टेज, उस स्टेज पे आकर के हमने कुछ ऐसी तकनीकी खराबियों से उस लैंडर को बड़ी जोर से जाकर के चंद्रमा की सतह से टकराते हुए देखा। तो हमने उससे सीखा कि हमारे को क्या क्या चेंज करना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो चीजें चेंज की हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा इम्पैक्ट होने वाला है, यानी जब चंद्रमा की तरफ, वहां पे कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो हमारे को रोकेगी। जैसे आप पृथ्वी पे गिर रहे हो तो हवा आपको रोकती है, चंद्रमा पे हवा नहीं है, तो हम ग्रेविटी की
जो पुल है उसी रफ्तार से गिरेंगे। तो सबसे पहले तो हमने अपनी इंपैक्ट की कैपेबिलिटी बढ़ाई है कि हमारा जो चंद्रमा का ग्रेविटी है उससे थोड़ा सा ज्यादा हमने पॉसिबिलिटी रखी है कि अगर इंपैक्ट थोड़ा स्ट्रांग भी हो तो भी हम किसी भी तरह से दिक्कत में ना आए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की जो हमारे ग्लिचेस हुए थे, हमने वो ग्लिचेस सभी के सभी दूर किए हैं। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं वो कॉन्टिन्यूसली ऑल्टीमीटर इस बात को देख रहा है कि हम किस हाइट पे हैं। हमारे प्रोपल्शन सिस्टम्स जो हैं उससे बहुत बेहतर हैं। हमारे जो एल्गोरिथम लिखे गए हैं, जो सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम लिखे गए हैं, उन्होंने पिछली गलतियों से सीख करके उन एल्गोरिथम्स को लिखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा डिस्टेंस नाप रहा था, जो रडार जो कॉन्टिन्यूसली लेजर डिस्टेंस नाप रहा था कि हम कहाँ हैं, कहाँ लैंड करने वाले हैं, उन चीजों को तकनीकी रूप में बहुत बेहतर किया गया है और कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं दिखती। इनफैक्ट मैंने तो कई बार ये सुना है कि अगर कोई प्रोपल्शन सिस्टम में कोई कमी रह भी गई और बहुत तेजी से भी अगर लैंडर नीचे गया लेकिन सीधा हुआ और अपनी टांगों पे अगर पहुंचा तो हम सफलता पाएंगे ही पाएंगे। और हमारे लिए ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सफल हों, क्योंकि बहुत सारे देश हमारे साथ मिल करके आगे चांद की इसी डिस्कवरी जो हम कर रहे हैं वहां के लूनर के साउथ पोल पे, उस पर हमारे साथ काम करना चाहते हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है, हमारे सारे मिशन बेहतर हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार हमने अपना लोड भी जो है वो रिड्यूस किया है, तो बहुत ज्यादा अपग्रेड किया है अपने मिशन को और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है कि कोई फेलियर हो। और आज देख भी रहे हैं हम कि सब सही जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। प्रणय क्योंकि शुरुआत से इस पूरे मून मिशन पर नजर बनाए हुए, प्रणय अगर आप साइंटिस्ट हमारे साथ क्योंकि जुड़े हुए हैं, कोई सवाल आपके मन में हो तो आइए प्लीज चर्चा में। सचिन बाबा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसके बाद के जो मिशन पैरामीटर्स हैं, कहा जा रहा है कि जापान की जो एजेंसी है उसके साथ जाक्सा के साथ मिलकर भारत अपना एक फर्दर मिशन प्लान कर रहा है, क्योंकि इससे बड़ा होगा, एक जॉइंट मिशन होगा लुपेक्स। उसके बारे में क्या कुछ जानकारी कही जा सकती है? चंद्रयान क्या उसकी भूमिका तैयार कर रहा है? जी, जापान ने हमारे साथ ऑलरेडी ये एग्रीमेंट एमओयू साइन किया हुआ है कि अगर हम सक्सेसफुली ये कैपेबिलिटी अपनी टेक्नोलॉजी दिखा देते हैं कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं और अपने लैंडर को मून के ऊपर मूव कर सकते हैं, तो हमारे प्रोपल्शन सिस्टम और जो वहां का जो रोवर होगा वो अल्टीमेटली जापान हमारे को सप्लाई करेगा। और बहुत डिटेल स्टडी मून की उसके ऊपर प्लान की गई है। और जो है जापान सिर्फ इस बात की वेट कर रहा है, केवल जापान ही नहीं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ ऑलरेडी इसरो के ऐसी चीजें साइंड है, ऐसे एमओयू साइंड है जहां पे हमारी इस कैपेबिलिटी को, जो सॉफ्ट लैंडिंग की कैपेबिलिटी है और रोवर की मैन्यूवरेबिलिटी को करने के बाद हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें अलग अलग देशों के साथ करने वाले हैं और ये मिशन हमारे पास आने वाले हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो सबसे सस्ता मिशन अगर चांद पे भेजना हो तो उसके लिए इसरो ऑलरेडी महारत हासिल कर चुका है। हर बार सक्सेसफुली हम वहां तक पहुंचते हैं। तो हमारी इस सॉफ्ट लैंडिंग के ऊपर हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे डिपेंडेंट हैं। और चांद को लेकर के तो अभी हमने शुरुआत की है, वहां की स्टडी जाने कितनी स्टडीज होनी है। इनफैक्ट इसमें भी चंद्रयान 3 में भी यूएसए का एक लेजर प्रोब है जो चांद के डायनामिक्स को स्टडी करेगा। बहुत सारी स्टडीज अभी पेंडिंग हैं जिनको हमने करना है, क्योंकि सभी लोग अनाउंस कर चुके हैं कि अपनी मून की आउटपोस्ट कब बनाने वाले हैं। कुछ इनफैक्ट रशिया भी मून शॉट के नाम से एक ऐसा आउटपोस्ट बनाना चाहता है जो चांद का ऑर्बिट करे। अमेरिका चांद के ऊपर जाकर के अपनी आउटपोस्ट बनाना चाहता है। इंडिया ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि जैसे ही पॉसिबल होगा हम भी चांद के ऊपर ऐसा जरूर पॉसिबिलिटी रखना चाहेंगे। चाइना अनाउंस कर चुका है कि 2035 में हम लोग चांद पे अपनी आउटपोस्ट बनाना चाहेंगे। सो बहुत सारे देश इस वक्त देख रहे हैं कि भारत किस तरह से सक्सेसफुली ये करता है। बिल्कुल सचिन बाबा जी, एक छोटी सी टिप्पणी अगर आरसी कपूर सर भी दे सकें। सर, पिछले कुछ दिनों के दौरान अगर आप भारत की दृष्टि से देखें तो भारत एक स्पेस पावर की तरह उभरता हुआ। प्रणय, सवाल तो बहुत सारे हैं पर मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ और मुझे भी जो सवाल आपके मन में है और आप पूछने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो मेरे मन में भी है, लेकिन समय की सीमा है, मुझे यहाँ पर वाइंड अप करना पड़ेगा। इस शो में सबसे इजाजत लेनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे जानकारी के लिए। और मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए भी ये जो सारी जानकारी हमने अभी आप तक पहुंचाई वो बहुत दिलचस्प रही होगी। Zee News.